नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में शेयर्स की बात अपनों के साथ। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। और आज अगर हम बात करें बीते हुए हफ्ते की, अगर हम बात करें तो जो हफ्ता था कारोबारी हफ्ता, उसमें हम कह सकते हैं काफी अनसर्टेनिटी का माहौल रहा पूरे हफ्ते। लेकिन फ्राइडे को क्लोजिंग होते होते हमने देखा कि काफी बिकवाली हुई मार्केट में और सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट्स नीचे जाकर बंद हुआ। और अगर निफ्टी की बात करें तो 25,150 का लेवल भी आ गया। तो मार्केट में निवेशकों को काफी नुकसान हुआ। अगर सिर्फ शुक्रवार की हम बात करें तो 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टर्स के जो पैसे थे वो डूब गए। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ऐसा है, और कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो आने वाले हफ्ते में मार्केट पर असर डालने वाले हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हम कराने जा रहे हैं आज आपके अगले हफ्ते की तैयारी। और अगले हफ्ते की तैयारी के लिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सुगंधा सचदेवा जी। फाउंडर हैं एसएसएस वेल्थ स्ट्रीट की। सुगंधा जी, बहुत स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स पर। गुड इवनिंग नेहा जी। धन्यवाद मुझे आपका इस शो पे इनवाइट करने के लिए। सुगंधा जी, हमने देखा कि अनसर्टिनिटी बनी हुई है मार्केट में। पहले तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ही सांस रोक के मार्केट बैठा हुआ है, कोई हम हलचल नहीं देख रहे थे। लेकिन अब वीक क्लोज होते होते फ्राइडे को हमने काफी गिरावट देखी मार्केट में। तो इसको किस तरीके से देखती हैं आप? जी नेहा जी, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 25,680 और लेवल्स को टेस्ट किया और उसके पास से हमने ग्रेजुअल डिक्लाइन आते हुए देखा है। सेंटिमेंट्स कुछ हद तक नेगेटिव हुए हैं। ग्लोबल मार्केट्स में काफी ज्यादा अनसर्टेन का एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ट्रम्प साहब के रेगुलर कमेंट्स निकल के आ रहे हैं। पहले टैरिफ को लेके कंसर्न्स थे, जुलाई 9 की जो डेडलाइन थी उस पर काफी ज्यादा नजर थी। कुछ कंट्रीज को उन्होंने लेटर्स भी भेजे स्पेसिफाइंग द हायर टैरिफ स्लैब्स। बट उसके बाद उन्होंने उस डेडलाइन को शिफ्ट कर दिया टुवर्ड्स अगस्त 1। बट वहीं उन्होंने जो टैरिफ रेट की बात की है वो काफी हायर टैरिफ्स की बात की है, जिससे काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। इंडिया के साथ भी अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पाई है, इवन दो कमेंट्स निकल के आए हैं कि इंडिया के साथ जल्दी ही ट्रेड डील हो जाएगी। बट अभी तक काफी सारी कंट्रीज उनको अप्रोच कर रही हैं, बट फाइनल डील्स अभी तक नहीं हो पा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ब्राजील पर 50% टैरिफ्स की बात की है और रिसेंटली उन्होंने कनाडा के ऊपर 35% टैरिफ लगाने की बात की है। सो ये काफी ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने कॉपर इंपोर्ट्स एंड फार्मा इंपोर्ट्स पर भी काफी सिग्निफिकेंटली हायर टैरिफ्स की बात की है, जहां उन्होंने मेंशन किया है कि कॉपर के इंपोर्ट्स पे 50% टैरिफ लग सकता है और फार्मा के इंपोर्ट्स पे ऑलमोस्ट 200% टैरिफ। बट स्टिल वही काफी ज्यादा यू टर्न्स भी लेते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प। काफी ज्यादा उनके ट्रेड टैक्टिक्स हैं, वो अपने लिए फेवर में डील्स चाहते हैं जिससे उनका डेफिसिट जो है इन कंट्रीज के साथ कुछ हद तक कम हो जाए। इसके साथ साथ उन्होंने अपना जो बिग ब्यूटीफुल बिल था वो लॉ में कन्वर्ट हो चुका है, वो पास हो चुका है, जिससे यूएस की फिजिकल हेल्थ को लेके भी काफी ज्यादा चिंता बन गई है। ऑलरेडी यूएस में $36 ट्रिलियन का डेट है और इस फिजिकल बिल के चलते काफी ज्यादा डेट ये बढ़ सकता है। ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन तक का डेट अगले आने वाले 10 सालों में बढ़ने की उम्मीद है। इससे यूएस की इकोनॉमी पे कुछ हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। हमने वही डॉलर इंडेक्स में लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखिए। फ्रॉम लेवल्स ऑफ अराउंड 96.5, डॉलर इंडेक्स हैज सर्ज टू अ 3 वीक हाई। सो ये भी कुछ हद तक इंडियन एसेट्स की अपील को कम कर रहा है। वहीं एफआईआईस के भी नंबर इन द मंथ ऑफ जुलाई दे हैव नॉट बीन एनकरेजिंग। ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ तक की हमने सेलिंग आते हुए देखी है। इवन दो जून में अगर हम देखें तो 8,500 करोड़ तक की बाइंग थी एफआईआईएस की साइड से। सो ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से सेंटिमेंट्स कुछ हद तक वीक हुए हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से हमारे रेगुलेटर ने जेन स्ट्रीट के अगेंस्ट एक्शन ली है, उससे भी ऑप्शंस की वॉल्यूम कुछ हद तक कम हुई है। सो सेंटिमेंट्स नियर टर्म में थोड़े से जरूर खराब हुए हैं, बट वहीं अगर हम सिप्स के नंबर देखें, जो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन निकल के आ रहा है, रिटेल पार्टिसिपेशन निकल के आ रहा है, वो काफी इंकरेजिंग है। जून में भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ तक के सिप के इन्फ्लोज हमने आते हुए देखे। और वहीं अगर हम ओवरऑल सिप के एयूएम, म्यूचुअल फंड्स के एयूएम की बात करें, ऑलमोस्ट 75 लाख करोड़ तक पहुंच गए। सो ये दिखा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में ओवरऑल कॉन्फिडेंस बना हुआ है। बट यस, इट्स टेम्पररी डिप जो हम मार्केट में आते हुए देख रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है निफ्टी के लिए 23,950 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। बिकॉज आज भी अगर सेशन में देखें तो जिस तरीके से हमने गिरावट आते हुए देखी है, दिस इज इंडिकेटिव कि कुछ प्रेशर और देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। बट वही मेरा ऐसा मानना है कि 23,950 नियर टर्म के लिए एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा।
और वहीं इसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि 24,800 जब तक होल्ड कर रहा है तब तक बायस पॉजिटिव ही रहेगी। लोअर लेवल से दोबारा बाइंग देखने को मिलेगी। सो 24,950 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा एंड की सपोर्ट रहेगा 24,800। वहीं ओ। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में इवन दो हायर लेवल से हमने डिक्लाइन आते हुए देखा, बैंक निफ्टी टेस्टेड अ रिकॉर्ड हाई एज वेल, बट वहीं से हमने हायर लेवल से वहां पर भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। बट 56,600 एक नियर टर्म के लिए एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। ये अगर ब्रेक होता है तो ही फर्दर वीकनेस देखने को मिलेगी। अदरवाइज 56,600 इज लाइकली टू होल्ड फॉर द कमिंग वीक। ऑल राइट, सो 56,600 आप कह रहे हैं बैंक निफ्टी लाइकली टू होल्ड फॉर द कमिंग वीक। और आपने निफ्टी के जो लेवल्स बताए 23,950, आपने कहा कि होल्ड कर ट्वेंटी सकता है। फोर सॉरी नेहा जी, 24,950 एंड ट्वेंटी यस। फोर एट हंड्रेड लेवल्स। ओके, सो 24,950 आपने कहा, और 24,800 तक अगर से नीचे नहीं जाता है तो सेंटिमेंट फिर भी ठीक रह सकता है मार्केट का। तो सुगंधा जी, आने वाले वीक में जैसे इस हफ्ते हमने देखा कि जो सेक्टर्स जिन पे असर पड़ा वो थे आईटी, ऑटो, और दो सेक्टर्स की अगर हम, और डिफेंस, बेसिकली जो ये पॉपुलर सेक्टर्स। आईटी तो हमने देखा बहुत टाइम बाद रिकवर होके अच्छा चला था, अब फिर से हम उसमें फॉल देख रहे हैं। तो अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो आने वाले हफ्ते में आपके लिए आप क्या देखते हैं सेक्टर में? जी नेहा जी, आईटी सेक्टर में हमने लास्ट मंथ अच्छे गेन्स आते हुए देखे, उसके बाद कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। इसका मेजर कारण यही रहा है कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज बनी हुई है उसी वजह से इनके ऑर्डर फ्लोज जो है और जो ऑर्डर्स निकल के भी फ्रेश ऑर्डर्स भी निकल के आ रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहे। इसके साथ साथ टीसीएस के नंबर्स ने भी मार्केट को कुछ हद तक डिसअपॉइंट किया, जी। इवन दो नंबर्स वर नॉट दैट बैड, बट स्टिल मार्केट की एक्सपेक्टेशन स्लाइटली हायर नंबर की थी। इसके साथ साथ उनकी जो गाइडेंस हाउएवर जो रही है वो पॉजिटिव रही है, इवन तो उन्होंने मेंटेन किया है कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी नंबर्स बहुत स्ट्रांग नहीं रहेंगे, पर उन्होंने अपनी एनुअल गाइडेंस को चेंज नहीं किया है। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। और अगर हम ओवरऑल भी देखते हैं तो दे हैव रिपोर्टेड अ 6% ग्रोथ इन द जून क्वार्टर, और उनका नेट प्रॉफिट रहा है 12,760 करोड़। बट वही कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में इट हैज विटनेस्ड अ डिक्लाइन। सो ये हम्म। फैक्टर थोड़ा सा मार्केट को डिसअपॉइंट कर गया और इसी वजह से हमने आईटी सेक्टर ओवरऑल पे भी प्रेशर बनते हुए देखा। बट मेजरली अगर आईटी सेक्टर की बात करें, जब तक ये टैरिफ को लेके थोड़ी सी अनसर्टेनिटी सेटल नहीं होती है, मुझे लगता है नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। बट ओवरऑल मेरा पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है आईटी सेक्टर पे। कुछ डिक्लाइंस मिलते हैं तो मुझे लगता है वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी इमर्ज होगी। थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच मोड में रहना चाहिए, पर लोअर लेवल्स पर अभी भी मुझे लगता है आईटी सेक्टर ओवरऑल अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। ऑल राइट, तो आप आईटी सेक्टर को लेकर पॉजिटिव है सुगंधा जी। ऑटो सेक्टर की जैसे हमने बात करी, हमने ऑटो सेक्टर को भी देखा लूज करते हुए ओवर द लास्ट फ्यू डेज। तो लेकिन काफी मैं देखती हूँ कि इट्स अ पॉपुलर सेक्टर। तो इसको लेकर आने वाले हफ्तों में आप क्या लेवल्स देखते हैं? जी नेहा जी, मेरा ऑटो सेक्टर पे अगर मैं क्लियरली बात करूँ तो मेरे रडार पे ओनली टाटा मोटर्स है। इवन तो हमने ऑटो सेक्टर पे भी आज के सेशन में स्पेशली काफी ज्यादा प्रेशर आते हुए देखा है, बिकॉज टेस्ला इंडिया में अपनी एंट्री कर रहा है, बॉम्बे में अपना फर्स्ट शोरूम लॉन्च कर रहा है 15 जुलाई को। और इसी वजह से कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ जाएगा ऑटो स्पेस में, ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न था। इसीलिए लीडिंग ऑटो स्टॉक्स पे हमने काफी प्रेशर आते हुए देखा। हम्म। बट वहीं अगर हम ओवरऑल देखें इसका लॉन्ग टर्म में ऑटो सेक्टर पे ओवरऑल जो हमारे इंडियन ऑटो सेक्टर स्टॉक्स हैं उन पे कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज प्राइस बैंड जो है टेस्ला का वो काफी हाई है, $56,000 करोड़। सो ये एक कंपटीशन की बैंड में नहीं आएगा जो हमारे इंडियन हाँ। प्लेयर्स हैं। और वहीं अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं जहां मेरी काफी नजर है कुछ दिनों से, एंड वी हैव मेंटेन दिस ऑन सेवरल फोरम्स ऑल्सो, मुझे लगता हम्म। है टाटा मोटर्स ऑलरेडी बॉटम आउट हो चुका है। इट्स अ ग्रेजुअल अपटिक दैट वी आर विटनेसिंग इन प्राइसेस। और इनफैक्ट मैंने आपके पिछले शो में भी इसके बारे में बात की थी जी। कि ओवरऑल जिस तरीके से 1180 के लेवल से टाटा मोटर्स में हमने डिक्लाइन आते हुए देखा है, यहाँ पर ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करने की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो रही है। सो टाटा ऑल मोटर्स में मेरा ऐसा मानना है कि 550 500 ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। डिक्लाइंस जो भी मिलेंगे मार्केट में, ओवरऑल जो भी करेक्शन आएगी, दैट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी टाटा मोटर्स पर। हमारी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। तो लेवल्स अगर कोई एंट्री लेना चाह रहा है टाटा मोटर्स में आने वाले दिनों में, तो आपके हिसाब से कौन से लेवल्स सही होंगे जिन पे एंट्री लेनी चाहिए? नेहा जी, जिस तरीके से मार्केट में थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है, इनफैक्ट करंट लेवल्स पर भी बाइंग की जा सकती है, बट अगर आप
स्लाइटली लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है तो एक लेवल पर बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी। 660 एंड 550 आर द गुड लेवल्स टू एक्यूमुलेट टाटा मोटर्स। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 500 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। और नियर टर्म के लिए 820 तक के टारगेट्स रहेंगे, नियर टू मीडियम टर्म आई वुड से। एंड ओके। स्लाइटली अगर हम 1.5 साल का नजरिया रखते हैं, 1 से 1.5 साल का, 1200 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अभी जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल को लेके सप्लाई क्रंच बना हुआ है, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है, बट टाटा हम्म। मोटर्स इज एक्सप्लोरिंग अदर ऑप्शंस आल्सो फॉर इट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इसका ग्रेजुअली मुझे लगता है इस पे क्लैरिटी आएगी, और दे विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस आल्सो। और मुझे लगता है स्टॉक में लोअर लेवल से दोबारा से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगी। इट इज ऑलरेडी बीटन नाउ। और अगर हम मंथली चार्ट्स पे देखते हैं, जिस तरीके से लास्ट मंथ की हम कैंडल देखते हैं, वहां पर एक लॉन्ग शैडो नजर आ रही है, दैट इज इंडिकेटिव ऑफ बाइंग इंटरेस्ट इमर्जिंग इन एट लोअर लेवल्स। सो मेरा ऐसा मानना है कि लोअर लेवल से इस स्टॉक में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, लोअर लेवल्स पे आपने कहा या 660 से 550, स्टॉप लॉस ऑफ 500, बाइंग आपने बताई 660 से 550, और आपने कहा नियर टाइम में आप इसे 820 के लेवल्स देखते हैं और 1 से 1.5 साल में 1200 के लेवल्स आप देखते हैं। सुगंधा जी, हमारे व्यूअर हमजा हैं, वो आपको पहले तो विश कर रहे हैं, कह रहे हैं सुगंधा जी बहुत अच्छा लग रहा है आपको डीआरएस इनसाइट्स के प्लेटफॉर्म पर देखकर। और कह रहे हैं मैम प्लीज मुझे बताइए कि अगर पाटिल ऑटोमेशन लिमिटेड में एंट्री लेनी हो तो किस प्राइस पे ली जाए, और अगर एग्जिट करना हो तो वो कौन से, बेसिकली एंट्री लेवल्स एंड यू नो कितने तक जाएगा शेयर, वो पूछ रहे हैं। शुड आई सबसे रिपीट? पहले तो सबसे पहले तो गुड इवनिंग हमजा जी, थैंक्स फॉर द एप्रिसिएशन। हमजा जी, आपने इस स्टॉक में अगर एंट्री लेना चाह रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा वेट करें। इस स्टॉक में थोड़ी सी और करेक्शन देखने को मिल सकती है। हमने प्राइसेस में अच्छा जंप आते हुए देखा, बट हायर लेवल से कुछ प्रेशर भी देखने को मिला है। आज इस स्टॉक ने 3.5% तक के गेन्स पोस्ट किए हैं। पर जिस तरीके से हायर लेवल से थोड़े से प्रॉफिट्स में इरोजन हमने आते हुए देखी है, दिस इज इंडिकेटिंग कि यहाँ पर थोड़ा प्रेशर और देखने को मिलेगा। सो 220 से 25 की रेंज में आए तो आप वहां पर स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। मैं अभी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में बाइंग की एडवाइस नहीं दूंगी, पर शॉर्ट टर्म के लिए सर्टेनली आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। जिस जी। तरीके से इसमें वॉल्यूम्स इमर्ज हो रही हैं, आप इसमें बाइंग करें फॉर अ टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 290 टू 295। ओके। 200 का इसमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लें एंड एंट्री करें ऑलमोस्ट 220 से 225। यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा अगर आप थोड़े लोअर लेवल्स पर एंट्री करते हैं। आप चाहें तो करंट लेवल्स पर भी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं, एंड लोअर लेवल्स मिलते हैं तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं। एंड आपके स्टॉप लॉसेस ऑन अ क्लोजिंग बेसिस 200 के रहेंगे। ऑल राइट, सो सारे लेवल समझा जी आपको मिल गए हैं। विजय कुमार जी पूछ रहे हैं टेक्स रेल के बारे में, इनका जो बाइंग प्राइस है वो 185 का है। तो कह रहे हैं मेरे पास 500 शेयर हैं टेक्स रेल के, प्लीज मुझे बताइए कि आगे इसको लेकर आपकी एडवाइस क्या है, शुड आई होल्ड और वेट फॉर प्रॉफिट्स और वट एवर। नेहा जी, आप मुझे इनका बाइंग प्राइस दोबारा बताएंगे? 185 का इनका बाइंग प्राइस है। सी, रेलवे स्टॉक्स में हमने रिसेंट डेज में अच्छा जंप आते हुए देखा, बट उसके बाद से थोड़ा सा प्रेशर दोबारा से देखने को मिला है। इट्स इन लाइन विद द ओवरऑल प्रेशर दैट वी हैव सीन इन मार्केट फ्रॉम हायर लेवल्स। बट वहीं अगर इस स्टॉक की बात करें तो इट्स टेकिंग सपोर्ट एट इट्स 100-day EMA, विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू ऑलमोस्ट 163 लेवल। सो मुझे लगता है आप इसमें बने रहें। इस स्टॉक का आउटलुक ओवरऑल पॉजिटिव है। रिसेंट टाइम्स में जरूर कुछ करेक्शन देखने को मिली है, बट एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस प्लेस करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से डिक्लाइन देखने को मिला है, 150 का आप इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें एंड बने रहें अपनी पोजीशन में। आपको अगले 3 से 4 महीने में 200 210 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट कैवेट ये रहेगा, ये 150 के ऊपर सस्टेन करे तभी आपको ये हाई लेवल्स के मिलने की उम्मीद रहेगी। रेड अदरवाइज 150 150 स्टॉप के नीचे लॉस। एग्जिट करना ही प्रेफरेबल रहेगा, बिकॉज इन दैट सिनेरियो ये स्टॉक डिक्लाइन कर सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 128 टू 127 एज वेल। ओके, सो अगर स्ट्रिक्ट स्टॉप 150, लॉस प्लेस करें। 150 का स्टॉप लॉस तो बना 128 तक भी आप देख सकते हैं इसको नीचे जाते हुए। अगर हम रेलवे सेक्टर काउंटर की बात कर ही रहे हैं सुगंधा जी, तो आप इसको लेकर नियर फ्यूचर में कैसे देखती हैं, अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं या अभी आप इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहेंगे? नेहा जी, मुझे लगता है अभी थोड़ा सा अवॉइड करें। ऑलरेडी हमने स्टॉक में इन स्टॉक्स में गेन्स आते हुए देखे, उसके बाद से
वापस से हाई लेवल से प्रेशर बिल्ड हो रहा है। आई थिंक एज ऑफ नाउ वेट एंड वॉच वुड बी बेटर अप्रोच। थोड़ा सा मार्केट को भी बॉटम आउट होने देते हैं। इन स्टॉक्स में अभी करंट लेवल्स पर मेरी एंट्री की एडवाइस नहीं रहेगी। थोड़ा सा टैरिफ को भी लेके ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट्स स्लाइटली नियर टर्म के लिए नेगेटिव हुए, बट येस आई एम स्टिल होपफुल लोअर लेवल से रिकवरी देखने को मिलेगी। हम दोबारा से इन स्टॉक्स को असेस कर सकते हैं, बट अभी करंट लेवल्स पर मेरी एडवाइस रहेगी कि वेट करें। थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अपनाई जाए इसमें। दिलीप देशमुख जी हैं, कह रहे हैं सुगंधा मैम मुझे एंट्री लेनी है फोर्स मोटर्स में, तो फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो ये कह रहे हैं कि आप प्लीज मुझे टारगेट सजेस्ट कर दीजिए और स्टॉप लॉस भी। इस फोर्स स्टॉक ने मोटर्स। स्टेलर पर, दिलीप जी आपने बहुत अच्छा स्टॉक पिक किया है, बट ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। यहाँ पर एंट्री करना एडवाइजेबल तो है, बट इट्स रिस्की ऑल्सो। जिस तरीके से इस स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सर्ज दिखाया है, ओवरऑल ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर अपसाइड भी पॉसिबल है। और सिंस आपका 6 महीने का नजरिया है, आप सर्टेनली इसमें बाय कर सकते हैं, पर थोड़ा सा वेट करें, थोड़े से डिप्स मिल जाएं। बिकॉज जो सर्ज आया है वो काफी सिग्निफिकेंट। हमने 14,200 से लेके एक 17,000 तक का जो एक सर्ज था, वो काफी सिग्निफिकेंट सर्ज था। अब थोड़ा सा कूल ऑफ होने दें स्टॉक को। 15,000 के आसपास आप इसमें दोबारा एंट्री की अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस करें 13,200 के आसपास, एंड आपके 6 महीने तक के टारगेट्स रहेंगे 18,500 से 19,000 तक के। बट मेरी एडवाइस रहेगी, सिंस ये स्टॉक ऑलरेडी काफी चल चुका है, बहुत एग्रेसिव बाइंग को अवॉइड करें। थोड़ी ही बाइंग करना प्रेफरेबल रहेगा इसमें। ऑलराइट, थोड़ी बाइंग करना प्रेफरेबल रहेगा सुगंधा जी के हिसाब से। दो ये मैं नेहा जी ऐड करना चाहूंगी, दो ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। हम्म। जिस तरीके से इसने बहुत कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स दिए हैं, आगे भी ऐसी उम्मीद बनी हुई है। अच्छा। वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है, इट्स सस्टेनिंग अबव इट्स मूविंग एवरेजेस। बट जिस तरीके का चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है, इसमें थोड़ा सा कूल ऑफ आए तो ही एंट्री बेटर रहेगी। बेसिकली बाय ऑन डिप आप कह रहे हैं विल बी बेटर, क्योंकि काफी यस। चल चुका है स्टॉक। हिमांशु चंद जी हैं, सुगंधा जी कह रहे हैं बजाज हाउसिंग के इनके पास 1,000 शेयर हैं, और 160 का इनके पास शायद, हाँ 160 रेट है। तो उस पर ये एडवाइस मांग रहे हैं कि क्या करना चाहिए मुझे आगे। ये स्टॉक चला नहीं है। अगर हम इसको रीसेंट टाइम्स में देखें तो एक कंसोलिडेशन मोड में ही है, पर जिस तरीके से आरबीआई ने रेट कट किए और फ्रंट लोडिंग की है, जिस तरीके से रेट कट की, सीआरआर 100 बेसिस पॉइंट विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड, एंड 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट, हाउसिंग बजाज हाउसिंग फाइनेंस को इसका फायदा मिलना चाहिए, बट अभी ये स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। सो अगर नेहा जी आप बताएंगे किस लेवल पर इनकी बाइंग थी? 180? 160 मैम। 160, सॉरी। सो अभी बने रहें इसमें, बट अगर मैं कहूँ कि नियर टर्म में बहुत जल्दी आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा, ऐसा नजर नहीं आ रहा। आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 110 ऑन द डाउन साइड एंड होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। ये स्टॉक लंबे टाइम के लिए मुझे लगता है आप जरूर रख सकते हैं, आपको अच्छे गेन्स भी देखने को मिलेंगे। पर नियर टर्म में अभी उम्मीद ना रखें कि बहुत जल्दी आपके बाइंग प्राइस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसको अगले 2 से 3 साल रखते हैं, तो आपको अच्छे गेन्स देखने को मिल सकते हैं। 160 से भी ऊपर ये जा सकता है, बट टाइम लगेगा, इसमें एक पेशेंस का टेस्ट होगा ये आपकी। ऑल बने राइट। रहना इसमें। काफी पेशेंस आप कह रहे हैं बजाज हाउसिंग में रखना चाहिए। क्योंकि इसमें आ, नेहा जी देखें तो काफी टाइम से सिर्फ हमने ग्राइंडिंग मूव्स ही आते हुए देखी हैं। एवरी रैली हैज बीन सोल्ड इनटू, और हर बार हमने जब भी इसमें रिकवरी का अटेम्प्ट आते हुए देखा है, हाई लेवल से सेलिंग ही देखने को मिली है। सस्टेन्ड बाइंग अभी नजर नहीं आ रही है। सो दिस स्टॉक हैज नॉट एंटर्ड एनी अप ट्रेंड, इवन दो हमने अप्रैल लोज से मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। बट इस स्टॉक ने पार्टिसिपेट नहीं किया है लार्जली, अगर हम देखें तो पार्टिसिपेट नहीं किया। इस स्टॉक में भी कुछ रिकवरी देखने को मिली, बट अभी भी आउटलुक कहीं से भी पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। राइट, एनएमडीसी के भी इनके पास शेयर्स हैं, 1,600 शेयर्स हैं, और 82 का रेट है इनके पास। तो उस पर भी ये आपका एडवाइस मांग रहे हैं कि एनएमडीसी में अब कौन से लेवल से टारगेट्स इन्हें देखने चाहिए, और होल्ड करें या एवरेज करें, क्या करें। आपका बाइंग प्राइस थोड़ा सा ऊपर है, पर एनएमडीसी में एक पॉजिटिव आउटलुक है। इनफैक्ट करंट लेवल से भी नजर आ रहा है कि स्टॉक में रिकवरी के चांसेस नजर आ रहे हैं। स्टॉक ने नियर टर्म में एक बेस बनाया है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 60 के लेवल्स पर इस स्टॉक में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग हुई है, एक डबल बॉटम पैटर्न है विच इज कंसिडर्ड टू बी बुलिश, और एक हम्म। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड चैनल का ब्रेकआउट भी हुआ है। आरएसआई इज ऑल्सो इंडिकेटिंग एन अपवर्ड मूव।
और एक गोल्डन क्रॉस की भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है इस स्टॉक में। सो सस्टेनिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस, सो दिस ऑल इज पॉजिटिव फॉर द स्टॉक। सो यहाँ से एक पॉजिटिव आउटलुक है, बने रहें। आपके बाइंग प्राइस अभी थोड़े से ऊपर है, होल्ड रखें। एक थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस ही रहेगा, आपको 58 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और उसी स्टॉप लॉस से इस स्टॉक में बने रहें। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आई फील आपको अगले 4 से 5 महीने में प्रॉफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं, नॉट जस्ट योर बाइंग प्राइस। आई सी दिस स्टॉक हेडिंग हायर टुवर्ड्स 88 to 89 लेवल्स एज वेल। सो बने रहे। ऑल राइट, तो अभी बने रह सकते हैं आप इसमें। सुगंधा जी, एक और सेक्टर है जो कि न्यूज में रह रहा है आजकल, वो है फार्मा सेक्टर। तो फार्मा सेक्टर को मतलब काफी हम देख रहे हैं, स्पेशली अगर हम टैरिफ की बात करें या न्यूज की बात करें, तो इन सारी चीजों में लेकर उसमें काफी एक अनसर्टेनिटी हम कह रहे हैं बनी हुई है, लेकिन इट इज इन न्यूज, इट इज ऑलवेज बीइंग टॉक्ड अबाउट। सो फार्मा सेक्टर को लेकर आपके क्या व्यू है? कि, नेहा जी, फार्मा सेक्टर पे ट्रम्प साहब ने जिस तरीके से टैरिफ की पहले भी बात की और अभी दोबारा से उन्होंने 200% टैरिफ की बात की है, सो इस सेक्टर में हमने ओवरऑल प्रेशर आते हुए देखा। बट अभी पिछले कुछ दिनों में जब मार्केट में सेंटिमेंट्स कुछ नेगेटिव हुए हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल भी देखने को मिला है, बिकॉज फार्मा इज अ डिफेंसिव सेक्टर। आज के सेशन की भी बात करें तो एफएमसीजी और फार्मा सेक्टर में हमने गेन्स बनते हुए देखे, बिकॉज दे एक्ट एज डिफेंसिव। इसके साथ साथ ग्लेनमार्क फार्मा ने एक लैंडमार्क डील की है, जो इनकी सब्सिडरी है जीआई थेरेपेटिक्स ऐसे, उन्होंने एववी जो एक अमेरिकन ड्रग मेकर है उसके साथ एक लैंडमार्क डील की है टू डेवलप अ कैंसर मेडिसिन आईएसबी 2001, जिसके वजह से उनको ऑलमोस्ट 5,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी ने की है, एववी ने। और जब ये पूरे इनको राइट्स दिए हैं टू डेवलप मैन्युफैक्चर एंड कॉमर्शलाइज आईएसबी 2001, सो इसकी वजह से ओवरऑल फार्मा सेक्टर में भी हमने गेन्स आते हुए देखे, और ग्लेनमार्क फार्मा में तो हमने स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए देखे। सो थोड़े आज से तो न्यूज में रहा है पूरा या ग्लेनमार्क फार्मा। या बिल्कुल। सो ये फैक्टर ने ओवरऑल फार्मा सेक्टर पे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, बिकॉज इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डील इन इंडियन फार्मा स्टॉक्स। सो इसका असर पूरे ही फार्मा पैक पे देखने को मिला, बट अभी भी ओवरऑल आउटलुक बहुत पॉजिटिव नहीं है फार्मा स्टॉक्स पे, जस्ट बिकॉज जिस तरीके से ट्रम्प साहब की रेगुलर न्यूज आ रही है, और जब तक कोई क्लैरिटी नहीं आती कि वो टैरिफ्स लगाने वाले हैं फार्मा इंपोर्ट्स पर या नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो 200% तक के टैरिफ्स लगाएंगे। इनफैक्ट 20-25% तक के भी टैरिफ्स पॉसिबल नजर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज दे लार्जली इम्पोर्ट जेनरिक्स फ्रॉम इंडिया। सो अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इम्पोर्ट्स एप्लीकेबल होंगे, बट स्टिल ये जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, दिस इज इम्पैक्टिंग फार्मा स्टॉक्स। स्टिल मेरा सन फार्मा पे एक पॉजिटिव व्यू बना हुआ है, बिकॉज स्टॉक में हमने ऑलरेडी प्राइसेस में काफी ज्यादा प्रेशर बनते हुए देखा है। 1580-1600 के लेवल पर सन फार्मा में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड ग्रेजुअली दिस स्टॉक इज एजिंग हायर। सो सन फार्मा पे जरूर मेरी नजर रहेगी, बट ओवरऑल भी मुझे लगता है फार्मा सेक्टर में वेट एंड वॉच, कुछ सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी जरूर आएंगी, बिकॉज दे एक्ट एज डिफेंसिव ऑल्सो, बट अदरवाइज अभी मुझे लगता है अवॉइड करें फार्मा स्टॉक्स को। ऑलराइट, आप कह रहे हैं सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटीज ही मिलेंगी फार्मा में अभी, थोड़े दिन के लिए अवॉइड करना आपकी तरफ हिसाब से सही रहेगा। देर इज अनदर सेक्टर जो कि बहुत ही पॉपुलर है, वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर को लेकर हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बीईएल हो, एचएएल हो, इन सब को लेकर। तो डिफेंस सेक्टर पर आप क्या व्यू रखती हैं? See, नेहा जी, बिकॉज ऑफ ईरान इजराइल टेंशन, ऑपरेशन सिंदूर, रशिया यूक्रेन वॉर, इन सब की वजह से डिफेंस सेक्टर पे इस साल काफी ज्यादा फोकस रहा है, और इंडिया इज ट्राइंग टू बी सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इनफैक्ट वी वांट टू एक्सपोर्ट ऑल्सो, और हम अपनी कैपेबिलिटीज पे काफी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है। और अगर हम बात करें मई 2025 में भी, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑन डिफेंस सेक्टर, इट हैज सर्ज बाय अराउंड 328% ईयर ऑन ईयर बेसिस, विच इज अ वेरी बिग जंप इन कैपेक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और ओवरऑल जो टारगेट्स बने हुए हैं अगले साल तक, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ तक की हम एक्सपोर्ट्स टारगेट कर रहे हैं, जो इस प्रीवियस ईयर में ऑलमोस्ट FY25 में 16,000 करोड़ रहने की उम्मीद रही है, और अगले साल वी आर टारगेटिंग 25,000 करोड़। सो नॉट जस्ट बीइंग सेल्फ रिलायंट इन द डिफेंस सेक्टर, वी आर ऑल्सो टारगेटिंग एक्सपोर्ट्स। सो काफी ज्यादा फोकस रहा है डिफेंस स्टॉक्स पर, एचएएल, बीईएल, अगर हम बात करें बीईएमएल, कोचिन शिपयार्ड, पारस डिफेंस। बट अभी थोड़ी सी जो टेंशन सबसाइड हुई है और वैल्यूएशंस कुछ हद तक स्ट्रेच नजर आ रही थी, पिछले कुछ दिनों में इन स्टॉक्स में हमने थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा है। दे आर फॉर लॉन्ग टर्म, आप सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए उनको नजर ना करें। मुझे लगता है कुछ कूल ऑफ मिलेगा तो डिफेंस सेक्टर में दोबारा से रिन्यूड बाइंग देखने को मिलेगी,
और जिस तरीके से अनसर्टेनिटी का माहौल अभी भी बना हुआ है, और दोबारा से अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट में दोबारा से टेंशन्स डेवलप हो रही हैं। हाउदी रिबेल्स ने रेड सी में दोबारा से कुछ अटैक्स किए हैं। सो मुझे लगता है अभी डिफेंस स्टॉक वापस से फ्लेवर में ही रहेंगे। कुछ टिप्स मिलते हैं तो यहाँ पर भी वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। सो अगर मैं इस सेक्टर में भी बात करूं, मेरी टॉपिक रहेगी कोचिन शिपयार्ड। इनफैक्ट कुछ टिप्स मिलते हैं अभी। करंट लेवल्स पर बाइंग की एडवाइस नहीं रहेगी, मुझे लगता है थोड़ा सा इस इन स्टॉक्स को भी कूल ऑफ होने दें, दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। 1900 से 1880 के आसपास मुझे लगता है कोचिन शिपयार्ड में बाइंग की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगी 1650 ऑन द डाउन साइड। और ओके। दोबारा से इस स्टॉक में मुझे लगता है स्लाइटली मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 2400 से 2500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके। और हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का नजरिया करें तो 2700 तक के लेवल्स भी ये स्टॉक में हम देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ एचएल, हमने अपने क्लाइंट्स को भी काफी बार, इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर, वी हैव रिकमेंडेड दिस स्टॉक टू आवर क्लाइंट्स ऑल्सो। एचएल पे भी हमारी काफी नजर रही है। वी हैव बीन रिकमेंडिंग दैट स्टॉक फ्रॉम वेरी लोअर लेवल्स, और हमने फ्रीक्वेंटली उसको एडवाइस किया है। अभी भी मुझे लगता है एचएल में अच्छी अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी, बट मुझे लगता है थोड़ा वेट करना बेटर रहेगा। ये स्टॉक्स काफी चल चुके थे, इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। एक कंसोलिडेशन का फेज देखने को मिलेगा, उसके बाद रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। ऑल राइट, कोचिन शिपयार्ड एंड एचएएल। शशिधर जी हैं। शशिधर जी वो कह रहे हैं, मैम मैंने प्रोस्टम में प्रॉफिट, मैंने प्रोस्टम इंफो सिस्टम्स में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है 209 पर। तो क्या मैं री एंटर कर सकता हूँ थोड़े टाइम बाद? और अगर मैं री एंटर करना चाहता हूँ इसको, तो कौन से लेवल सही रहेंगे? सो नेहा जी, मुझे लगता है इन्होंने अच्छा किया, इस स्टॉक में अच्छा जंप देखने को मिला और इन्होंने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया है। दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज जिस तरीके से हायर लेवल से जो आज की कैंडल नजर आ रही है, दिस इज इंडिकेटिव कि हायर लेवल से कुछ सप्लाई प्रेशर इमर्ज हो रहा है। सो अगर दोबारा एंट्री करना चाह रहे हैं तो आई थिंक 186 टू 188 के लेवल्स पर आप दोबारा एंट्री के लिए देख सकते हैं। वहां पर भी मेरा ऐसा मानना है कि 50% ही बाइंग करना एडवाइजेबल रहेगा। थोड़े और लेवल लोअर लेवल्स मिलते हैं ऑफ अराउंड 165, आप वहां पे फर्दर ऐड कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो इस स्टॉक में अच्छा हमने मूव आते हुए देखा। सो देयर विल बी सम कूल ऑफ, सम प्रॉफिट बुकिंग। सो बेटर रहेगा इन दोनों लेवल्स पर ही बाइंग करें, अभी करंट लेवल्स पर तो अवॉइड करें। ऑल राइट, लेवल्स बाइंग के आपको बता दिए हैं मैम ने, शशिधर जी। मैं आपको बता दूं, शशिधर जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, हमारा सारा हर लाइव सेशन में ज्वाइन जरूर करते हैं। इसलिए इन्होंने सही टाइम पर प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि ये पूरी नजर रखते हैं सलाह अच्छा पर, नेहा एक्सपर्ट्स जी, की। मैंने इस पे स्टॉप लॉस नहीं रिकमेंड किया है। जी वन जी। थर्टी एट का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। एंड आपके टारगेट्स जो रहेंगे 245 260 तक के रहेंगे। ये नजरिया रहेगा अगले 5 से 6 महीने का। ओके, तो ये नजरिया है अगले 5 से 6 महीने का। सुगंधा जी, एक और जो शेयर रहा है न्यूज में, वो अगर मैं आपसे कहूँ, एचयूएल। एचयूएल में हमने देखा कि एमडी और सीईओ बदल गए हैं। और उस न्यूज से अचानक थोड़ा सा हमने देखा कि पॉजिटिव आउटलुक आया है इस पूरे स्टॉक पर। तो एचयूएल को लेकर आपका क्या व्यू है? तो जैसे कि भी नेहा जी, हमने ऑलरेडी बात की, आज एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स में अच्छे गेन्स देखने को मिले, और एचयूएल ने तो इनफैक्ट मार्केट को काफी हद तक सरप्राइज किया है। इनके जो पहले वाले सीईओ थे वो स्टेप डाउन कर रहे हैं। प्रिया नायर जी, जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो 1995 से एचयूएल के साथ जुड़ी हुई हैं। सो अब वो सीईओ बनने वाली हैं फ्रॉम August 1। इससे काफी ज्यादा मार्केट की होप है कि इस स्टॉक की परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव कर सकती है आने वाले सालों में। मेरी उम्मीद है ओवरऑल एचयूएल में भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे ये स्टॉक चलेगा। और एक ओवरऑल टेक्निकल स्ट्रक्चर की भी बात कर लें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर भी इंडिकेट कर रहा है कि दिस स्टॉक इज पॉइज्ड फॉर फर्दर गेन्स। जिस तरीके से वॉल्यूम्स पिकअप करी हैं, या जो आज की हम कैंडल को भी देख रहे हैं, सो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर इंडिकेट कर रहा है दिस स्टॉक कैन टेस्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 2700 एज वेल। सो 2700 तक के टारगेट के लिए इस स्टॉक में कुछ टिप्स मिलते हैं तो बाइंग की जा सकती है। बिकॉज जिस तरीके से ये स्टॉक सस्टेन कर रहा है अबव इट्स 100 and 200 डीएमए, और वॉल्यूम्स ने भी पिकअप किया है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर फॉलो बाइंग देखने को मिलेगी। सो नियर टर्म में मोमेंटम मुझे इस स्टॉक में, और ये जो न्यूज निकल के आई है, दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर दिस स्टॉक। और जिस तरीके से नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी बने हुए हैं एफएमसीजी सेक्टर, मुझे लगता है अगले कुछ दिनों अच्छा परफॉर्म कर सकता है।
सो यहाँ पर जरूर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। डिप्स मिले टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड मुझसे 2280 से 2420, ये एक प्राइस बैंड रहेगा। मैं एक लेवल कहना डिफिकल्ट है बिकॉज जिस तरीके से जंप आया है डिक्लाइंस भी आ सकते हैं। सो जी। 2280 से 2420 का ये प्राइस बैंड रहेगा। इस बैंड में ग्रेजुअली बाइंग की जा सकती है। फर्स्ट टारगेट्स रहेंगे 2700, और अगर 2700 ब्रेक हो जाता है तो 2850 तक की भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। बट अभी नियर टर्म के लिए 2700 तक के लिए ही टारगेट्स रहेंगे। हम नेक्स्ट टाइम जरूर इसको दोबारा भी इवैल्यूएट करेंगे। हाँ। बट अभी फॉर 2700 टारगेट प्राइस वन कैन सर्टेनली लुक फॉर बाय। और इसमें ऑलराइट। स्टॉप लॉस की बात करें नेहा जी, जी। स्टॉप लॉस की भी बात कर लेते हैं। जी। इसमें आपके प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस रहेंगे 2130 तक के। 2130 के प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस के साथ लोअर लेवल्स पर इसमें बाइंग की जा सकती है। ऑलराइट, लोअर लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 2130 का लगा सकते हैं। सुगंधा जी, क्वार्टर जैसे रिजल्ट्स का हम देख रहे हैं, आ रहे हैं बहुत सारे कंपनीज के, तो इरेडा का भी रिजल्ट आया और हमने देखा कि इसका प्रॉफिट हमने डाउन देखा, इरेडा का। और रेवेन्यू अप है। और इसको लेकर आप आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं? सो 36% डिक्लाइन हमने आते हुए देखा है इन इट्स नेट प्रॉफिट। 247 करोड़ तक का इनका प्रॉफिट रहा इन द जून क्वार्टर। जी। मेनली इनका जो एक्सपेंसेस थे वो हायर रहे थे, और इनकी एसेट क्वालिटी में हमने जून क्वार्टर में एक हिट आते हुए देखा है। मेजरली अगर हम देखें तो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू जेंसॉल इंजीनियरिंग। इनके ग्रॉस एनपीएस भी बढ़ गए हैं, 4.13% हो गए हैं फ्रॉम 2.45% इन द मार्च क्वार्टर। सो ओके। ओवरऑल अगर हम इनका देखते हैं तो टोटल इनकम बढ़ी है, बट मेजरली बिकॉज ऑफ देयर एक्सपोजर। ऑलमोस्ट 470 करोड़ का इनका जेंसॉल की तरफ एक्सपोजर था। ये एक जी। मेजर रीजन था, अदरवाइज इनकी डिसबर्समेंट्स बढ़ी हैं। अगर हम इनकी डिसबर्समेंट्स की बात करें तो अप्रैल टू जून पीरियड में ऑलमोस्ट 31% तक का जंप देखने को मिला है। लोन सैंक्शंस भी 28% बढ़े हैं। सो ओवरऑल स्टॉक इतना बुरा नजर नहीं आ रहा, इनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं है। इट इज मेजरली बिकॉज जो एनपीएस बढ़े हैं, और वो भी स्पेशली जेंसॉल इंजीनियरिंग में जो इनका एक्सपोजर था उसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स में हमने डिक्लाइन आते हुए देखे हैं। मुझे लगता है दिस स्टॉक विल ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम दिस पार्ट, जो इनका जेंसॉल इंजीनियरिंग में इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स चल रही है और इनका जो एक्सपोजर है। स्टॉक में दम है अभी भी, बट अभी मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो रिजल्ट्स आए हैं उसका इम्पैक्ट प्राइस पे भी देखने को मिलेगा। सो प्राइस एक्शन इंडिकेट कर रही है इस स्टॉक में 148 से 150 तक का भी डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। पर वहां पर उम्मीद बनी हुई है कि कुछ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। बट अभी के लिए मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा अवॉइड करें, कुछ दिन इसको स्टेबलाइज होने दें। 148 150 के आसपास आए तो वहां पर इस पे दोबारा नजर की जा सकती है, बट अभी के लिए वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी बेटर रहेगी। ऑलराइट, वेट एंड वॉच अभी के लिए ज्यादा सही रहेगा। शैजल जमाल जी हैं, आपसे राय मांग रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज के बारे में। इन्होंने 1336 की इनकी बाइंग है, और एवरेज करें या निकल जाएं, ये कह रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज से। 1336 की इनकी बाइंग है। नहीं, मुझे नहीं लगता नेहा जी की निकलना चाहिए अभी। ऑलरेडी इन्होंने डिक्लाइन थोड़ा सा देख लिया है, बट स्टॉक बुरा नजर नहीं आ रहा। इट्स होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। इनफैक्ट इट्स करंटली अराउंड इट्स द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 100 एंड 200 डीएमए। ये एक टेक्निकल पार्लेंस में ये एक इंपॉर्टेंट होता है। सो जब तक ये 1240 के ऊपर होल्ड कर रहा है, इस स्टॉक में भी चिंता का कोई विषय नहीं है। बिल्कुल बने रहे। 1240 के नीचे थोड़ी सी पेन देखने को मिल सकती है, बट मुझे लगता है ये एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, इसमें जरूर बने रहना चाहिए। अभी थोड़े से डिक्लाइन में ये जो नॉइस है ओवरऑल, इसकी वजह से एग्जिट करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है इवन दो 1240 के नीचे स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, बट स्टिल आई वुड एडवाइज स्टॉप लॉस ऑफ 1180। मुझे लगता है वो एक अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस रहेगा। सो 1180 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे इसको होल्ड किया जा सकता है। मुझे लगता है लोअर लेवल से इस स्टॉक में कुछ रिवाइवल देखने को मिलेगा, बिकॉज टेक्निकल स्ट्रक्चर ही इंडिकेट कर रहा है कि अभी जरूर प्रेशर है, बट लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलेगी। सो बने ऑल रहे अपनी स्टॉप पोजीशन। लॉस 1180 का लगाकर अभी बने रह सकते हैं इसमें। हमजा जी हैं, एक और सवाल लेकर आ गए हैं, ये कह रहे हैं एलन बारी इंडस गैस के बारे में प्लीज आप मुझसे कह रहे हैं नेहा मैम, आप सुगंधा मैम से पूछिए। इस पर एडवाइस मुझे चाहिए कि क्या करना चाहिए, शुड आई बाय दिस और नॉट। नेहा जी, आई एम नॉट बीन ट्रैकिंग दिस स्टॉक, हम इसको लेते हैं जरूर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
ऑल राइट, अगला क्वेश्चन है आईटीसी होटल के बारे में। पूछ रहे हैं सलीम जी, कह रहे हैं मेरी जो बाइंग है 230 की है आईटीसी की। तो इस पर क्या करना चाहिए अभी? बिल्कुल बने रहना चाहिए। इस स्टॉक में मुझे लगता है प्रॉमिसिंग आउटलुक बना हुआ है। जब से आईटीसी के साथ इसका डीमर्जर हुआ है तब से ही इस स्टॉक में हमने अच्छे गेन्स बनते हुए देखे हैं। और ये स्टॉक में अभी भी मुझे प्रॉमिसिंग ही आउटलुक नजर आ रहा है। जस्ट दैट थोड़ा रेजिस्टेंस है करंट लेवल्स पर, 235 के लेवल्स पर। ये ब्रेक हो जाता है तो 260 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक। चाहे तो 235 के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो बाय कर सकते हैं। एल्स टिप्स मिलते हैं 210, 195 के आसपास, वहां पर भी बाइंग की जा सकती है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। इसमें अगर हम ओवरऑल सपोर्ट की बात करें तो हम्म। 177 इस स्टॉक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक, और एक लेवल पे बाय ना करें, मेरी एडवाइस रहेगी। जो भी डिप्स मिलते हैं अच्छा। उन पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 177। 260 नियर टर्म के टारगेट्स रहेंगे, आई मीन नियर टू मीडियम टर्म। इनफैक्ट ये स्टॉक आपको 320 तक भी जाते हुए नजर आ सकता है। अगले 1 से 1.5 साल का नजरिया रहेगा ये। ऑलराइट, 1 से 1.5 साल का नजरिया रहेगा। और आपने कहा लेवल्स खरीदने वाले 210 से 190 के ज्यादा सही रहेंगे, और थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करें। स्टॉप लॉस 177 का आपने बताया। बिल्कुल। सुगंधा जी, बिकॉज ये नेहा तो जी इसमें 235 पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। स्ट्रक्चर आपके बहुत पॉजिटिव है, बट जस्ट बिकॉज ओवरऑल मार्केट में प्रेशर आ रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट ट्रेंड जो इंडिकेट कर रहा है दैट्स अ फर्म ट्रेंड। सिर्फ कूल ऑफ ही आएगा, कूल ऑफ के बाद दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होगी। ओके, थोड़ा कूल ऑफ आएगा, उसके बाद दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होगी। कुछ और कमेंट्स और आ गए हैं, तो आपको मैं मतलब छोड़ने से पहले आपका थोड़ा सा वक्त और ले लेती हूँ। तो नीरज जी हैं, नीरज जी आपसे मिड टर्म व्यू मांग रहे हैं आपसे उस पे एनर्जीज। इनका व्यू है शारदा एनर्जी पे। Sure. हाँ, शारदा एनर्जी, इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 526 का। Just a minute. इट कैन बी शारदा एनर्जी ऑल्सो, SARDA और शारदा। नेहा जी किस लेवल पर बाइंग है? 526 की इनके बाइंग सो इनकी बाइंग प्राइस से अभी काफी नीचे है स्टॉक प्राइस। है। करेंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 453। बट आज के सेशन में, इनफैक्ट पिछले 3 सेशंस में हमने अच्छे गेन्स बनते हुए देखे हैं, हायर हाई फॉर्मेशन है। और जिस तरीके से प्राइसेस ने 420 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लिया है, ये स्टॉक रिकवर होते हुए नजर आ रहा है। सो आप बने रह सकते हैं। दोबारा से कुछ टिप्स मिलेंगे इस स्टॉक में, बट स्टिल जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेजुअली पॉजिटिव हो रहा है। ऑलरेडी आपने काफी पेन देख ली है। मेरा ऐसा मानना है कि बने रहें। आपके प्राइस अभी थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, पर मुझे लग रहा है 520 तक ये स्टॉक रिकवर कर सकता है। सो ऑलमोस्ट आपके बाइंग प्राइस के आसपास आपको प्राइसेस आते हुए जल्दी दिख सकते हैं। सो बिल्कुल बने रहें। 410 का एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर ले लें ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऑल राइट। चंबल फर्टिलाइजर के बारे में भी ये पूछ रहे हैं। चंबल फर्टिलाइजर इन्होंने बाय किया है 587 पर। नेहा जी इस स्टॉक में काफी पिटाई हुई है। अगर हम देखें तो 725 के लेवल पर से ग्रेजुअली हम सस्टेन डाउनसाइड ही आते हुए देख रहे हैं। किस लेवल पर बाइंग है नेहा जी? इनकी बाइंग है 587 की। थोड़ा सा और प्रेशर नजर आ रहा है मुझे इस स्टॉक में। आपको 490 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके। ऑलरेडी स्टॉक काफी फॉल कर चुका है। उम्मीद है कि 500 के लेवल से इसमें कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। बट अभी इसमें कोई भी एवरेज की अपॉर्चुनिटी को ना देखें, बिकॉज ये स्टॉक एक कंसिस्टेंटली डाउन ट्रेंड में ही है। अभी कोई रिवाइवल के चांसेस नजर नहीं आ रहे, बट पॉसिबिलिटी है कि 500 के लेवल से कुछ रिकवरी देखने को मिलेगी। बने रहें, थोड़ी सी आप पेशेंस रखनी होगी। एंड स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 490, होल्ड ऑन टू इट। इसको दोबारा भी जरूर कंसिडर करेंगे हम नेक्स्ट टाइम आपके इसी शो में। बट अभी के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू उसमें इमर्ज नहीं हो रहा है। ऑल राइट, सो अभी के लिए ये सलाह है, और आप प्लीज हमारे हर लाइव सेशन में जुड़ते रहिए, तो यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे वक्त बदलेगा। मनोज तोमर जी हैं आपसे,
गेल पर एडवाइस मांग रहे हैं कि इसमें अभी करंट लेवल पर एंट्री करी जा सकती है, अभी अवॉइड करना ज्यादा सही रहेगा? नेहा जी, मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करें। ऐसा नहीं कि इसको कम्प्लीटली अवॉइड करें, बट आपको लोअर लेवल्स पर एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है इसमें सपोर्ट एरियाज। 172 171 के आसपास इसमें अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होगी। इनफैक्ट एक प्राइस बैंड है 171 टू 173। इसमें आप जरूर देख सकते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटीज, बट अभी के लिए अवॉइड, लुक फॉर दिस लेवल। आप इनफैक्ट इसको नोट भी कर सकते हैं, 171 173 के आसपास आए, आप दोबारा भी एक क्वेरी रेज कर सकते हैं, बट लोअर लेवल्स पर ही बाइंग करना प्रेफरेबल रहेगा। ऑलराइट, अभी लोअर लेवल्स का वेट करें गेल में, और लोअर लेवल पे ही बाइंग करना प्रेफर रहेगा। सुगंधा जी, आज आपने हमें ज्वाइन किया, इतना सारा वक्त हमें दिया, इतनी डाइवर्स एरियाज में हमने डिस्कशन किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू नेहा जी फॉर इनवाइटिंग मी। एज अ डिस्क्लोजर, मेरी पर्सनली एनसीएक्स में कोई पोजीशन नहीं है, बट हमने सिमिलरली कुछ पोजीशंस अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड की होगी, और हमने बहुत सारे स्टॉक्स की बात की। वी मे हैव रिकमेंडेड सम ऑफ द स्टॉक्स टू आवर क्लाइंट्स ऑल्सो। हमने जो भी यहाँ डिस्कशन की, दैट इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। आप जो भी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का डिसीजन ले, बीट इन कमोडिटीज और इन स्टॉक्स, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। थैंक यू सो मच सुगंधा जी, एंड आई एम सो हैप्पी कि आज आप आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह। एंड वील मीट अगेन नेक्स्ट वीक। जरूर नेहा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। आई होप आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और प्लीज आप हमारी मेंबरशिप को भी व्यू कर सकते हैं। आप अगर मेंबरशिप लेंगे तो उसमें आपके नाम के आगे आ जाएगा एक स्टार साइन, जिससे आपके कमेंट्स रिकॉग्नाइज करने में हमें आसानी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।